तो इन स्टोइकियोमेट्री विल स्टार्ट विद स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और उसमें सबसे पहला टर्म लिख रहे हैं हम लोग परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। पहले इसका मतलब लिखना है व्हाट डज इट मीन। तो राइट ऑन X% ओलियम मीन्स X% oleum means from 100 gram of such oleum sample X% oleum means from 100 gram of such oleum sample X gram of pure H2SO4 can be obtained. X gram of pure H2SO4 can be obtained on addition of X minus 100 gram of water. X% oleum means from 100 gram of such oleum sample, X gram of pure H2SO4 can be obtained on addition of X minus 100 gram of water. तो अब देखो ओलियम हम लोग जानते हैं दैट ओलियम इज बेसिकली SO3 dissolved in H2SO4. SO3 dissolved in concentrated H2SO4. ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार लोग इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं H2H2O7. दैट कैन बी डन। यू कैन से कि SO3 और H2SO4 का इक्विमोलर मिक्सचर है तो वी कैन राइट H2H2O7. बट केमिकली फॉर्मूला नहीं लिखना होता। एक्चुअली ओलियम के केस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में SO3 डिसॉल्व्ड स्टेट में होती है। तो अब जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी कि SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना देगा। So the technique of percentage available, the technique of labeling of oleum is कि आपको इसमें एग्जैक्टली उतना वाटर ऐड करना है जितनी उसमें SO3% है। मतलब SO3 को एग्जैक्टली H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड है उतना वाटर ऐड करना है। तो पूरी की पूरी SO3 जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें प्योर H2SO4 मिलेगा। यानी अगर इसमें आपने वाटर ज्यादा ऐड कर दिया तो H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा और वाटर अगर कम ऐड करा रिलेटिव अमाउंट से तो क्या होगा कि पूरी SO3 H2SO4 में कन्वर्ट नहीं होगी और वो फिर भी ओलियम बचा रहेगा। तो ओलियम से प्योर H2SO4 बनाने के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं दैट इज X minus 100 और इस X minus 100 में जो X है वो ओलियम की लेवलिंग होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो कुछ टेक्निकल टर्म यूज करते हैं उनको जरा समझ लेना है। तो ओलियम के अंदर SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4 होता है। तो अगर ओलियम के कंपोनेंट्स को समझा जाए सबसे पहले तो ओलियम के अंदर बेसिकली एक तो SO3 होगा और एक H2SO4 होगा। ओलियम के अंदर एक तो SO3 होगा और एक H2SO4 होगा। तो जो SO3 होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री SO3। क्वेश्चन में कभी कभी भी पूछा जाएगा फ्री SO3 कितनी है। तो फ्री SO3 का मतलब होता है ओलियम के अंदर जो SO3 डिसॉल्व्ड स्टेट में है। और ये जो H2SO4 लिखा हुआ है अगर इसको ब्रेक करके लिखें तो आपको पता है H2SO4 इज एक्चुअली SO2 SO3 में वाटर ऐड करेंगे तो H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो जो H2SO4 है उसके अंदर जो ये वाटर है इसको कंबाइंड वाटर बोलते हैं और ये जो SO3 है ये कंबाइंड SO3 है। यानी कि ओलियम के अंदर दो तरह से SO3 प्रेजेंट है, एक वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में और एक फ्री फॉर्म में। तो जो फ्री फॉर्म में उसको फ्री SO3 बोलते हैं और जो वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में उसको कंबाइंड SO3 बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछते टाइम दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितनी फ्री SO3 है, कितनी कंबाइंड SO3 है, कितना कंबाइंड वाटर है, कितना H2SO4 है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखो अगर किसी ओलियम की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है X% ओलियम तो X% ओलियम का मतलब हुआ कि अगर हम इस ओलियम सैंपल का 100 ग्राम ले लें तो X% ओलियम का एक्चुअल मतलब हुआ इफ वी टेक 100 ग्राम ऑफ सैंपल तो इस 100 ग्राम ऑफ सैंपल में अगर हम X minus 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो प्योर H2SO4 अचीव हो जाएगा। और वाटर जो ऐड कर रहे हैं वो किस लिए ऐड कर रहे हैं, SO3 से रिएक्ट कराने के। तो SO3 प्लस वाटर से H2SO4 बनेगा, इसमें हमें X minus 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करना होता है। एग्जैक्टली, तो X minus 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं ये पूरी तरह से SO3 को भी कंज्यूम कर देगा एंड एट द सेम टाइम वाटर भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर इसके मोल्स में कन्वर्ट कर दें तो ये X minus 100 by 18 मोल हो गए।
अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से आप देख सकते हो कि SO3 के 1 मोल से 1 मोल वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्री SO3 निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्री SO3 इन 100 ग्राम ओलियम, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, x माइनस 100/18। और एक बार अगर मोल आ गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ फ्री SO3 आ जाएगा, और फिर इससे हम परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 निकाला आपने। अब इससे अगर हम अमाउंट ऑफ फ्री SO3 निकालेंगे, अमाउंट ऑफ फ्री SO3 इन 100 ग्राम ओलियम, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 100/18 इंटू 80। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 रिपोर्ट करेंगे तो दिस बिकम्स x माइनस 100/18 इंटू 80, यही हो जाएगा, क्योंकि टोटल सैंपल 100 ग्राम ही है, तो 100 ग्राम में जितना अमाउंट होगा वही परसेंटेज हो जाएगा। ये आपकी परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालने के लिए चाहो तो फॉर्मूला समझ सकते हो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है कि 100 ग्राम ऑफ वोलियम सैंपल में अगर लेवलिंग x% होती है तो x माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करने से प्योर H2SO4 अचीव होता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर से वाटर के मोल निकालेंगे, वाटर के मोल से SO3 के मोल निकालेंगे, SO3 के मोल से SO3 का अमाउंट निकालेंगे और फिर परसेंटेज रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम सैंपल। तो अगर 109% ओलियम सैंपल है तो दो रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और या फिर अगर आप कॉन्सेप्चुअली करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से करके देख लो। अगर हमारे पास 109% ओलियम सैंपल है तो इसका एक्चुअल मतलब हुआ इन 100 ग्राम सैंपल इफ वी ऐड 9 ग्राम ऑफ वाटर इट विल फॉर्म प्योर H2SO4। ठीक है, तो उसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे उतने ही मोल्स ऑफ SO3 हो जाएगा, और उससे अमाउंट ऑफ SO3 निकाल के परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ही हो गया। अब आपको अगर सीधे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 लिखना है तो ऊपर अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, वाटर कितना ऐड करा, 9 ग्राम, तो 18 से डिवाइड कर दो, ये वाटर के मोल हो गए। वाटर के मोल्स जितने होंगे उतने मोल SO3 हो गया, उसमें SO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये अमाउंट ऑफ SO3 हो गया। और 100 ग्राम ओलियम में इतना अमाउंट ऑफ SO3 है तो यही परसेंटेज हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 40%। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। 109% ओलियम सैंपल में जो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 होता है दैट इज 40%। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, if an oleum sample contains 20% of free SO3 then find the percentage leveling and calculate percentage of combined SO3। तो आप देखो 20% फ्री SO3 है, तो अगर हम 100 ग्राम ओलियम सैंपल ले लें तो इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम 20 ग्राम ऑफ फ्री SO3 से। अब रिएक्शन में आपको पता है कि जो फ्री SO3 है उसी से वाटर रिएक्ट करेगा और H2SO4 फॉर्म करेगा। तो अगर हमने वाटर SO3 20 ग्राम ले रखा है, SO3 की रिएक्शन वाटर से होकर H2SO4 बनेगा, तो अगर हमने SO3 20 ग्राम ले रखा है तो उसके मोल्स हो गए 20/80। अब जितने मोल SO3 है उतने ही मोल वाटर रिएक्ट करेगा, तो यही मोल्स ऑफ वाटर हो गए। यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा 20/80 इंटू 18। ये सॉल्व करेंगे तो 4.5 ग्राम आ गया। और अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करना पड़ता है अगर x% ओलियम है, तो x% ओलियम water needed for 100 gram sample is equal to x minus 100।
यहाँ से लेबलिंग आ जाएगी, x माइनस 100 की वैल्यू 4.5 हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 104.5%। ये आपकी लेबलिंग हो गई। अब इसी में कंबाइंड SO3 निकालना है, तो कंबाइंड SO3 कैसे निकलेगा? 20 ग्राम फ्री SO3 है, तो इसका होता है H2SO4 कितना हुआ, 80 ग्राम। सो इन 100 ग्राम सैंपल या इन 100 ग्राम ओलियम H2SO4 इज 80 ग्राम, क्योंकि मास तो कंजर्व्ड है। अगर SO3 फ्री SO3 20 ग्राम है, तो H2SO4 कितना हुआ, 80 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ कंबाइंड SO3 निकालेंगे अगर हम, तो आ जाएगा 80/98। H2SO4 के मोल 80/98 आएंगे, और H2SO4 में एक मोल H2SO4 के अंदर एक ही मोल SO3 कंबाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ कंबाइंड SO3 अगर निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कंबाइंड SO3 निकालेंगे तो आ जाएगा 80/98 इंटू 80, और यही परसेंटेज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ वोलियम। तो परसेंटेज ऑफ combined SO3 will be the same value। इसे समझ आ रही है? मोल से बैलेंस किया हमने, जितने मोल SO3 है, जितने मोल H2SO4 है, उतने ही मोल उसमें कंबाइंड SO3 है, बिकॉज H2SO4 इज नथिंग बट H2O प्लस SO3। तो एक मोल H2SO4 जो कंबाइंड बन रहा है, उसमें एक मोल SO3 और एक मोल वाटर कंबाइंड हो रहा है। तो जितने मोल ऑफ H2SO4 है, दैट इज 80/98, उतने ही मोल ऑफ कंबाइंड SO3 होगा। और कंबाइंड SO3 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम सैंपल में, तो जो वैल्यू आ रही है वही परसेंटेज हो जाएगा सीधे। ये वैल्यू सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 65.3%। तो 20% फ्री SO3 है, 65.3% ऑफ कंबाइंड SO3 है। अभी कंबाइंड वाटर निकालोगे तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके कंबाइंड वाटर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप देखो वॉल्यूम की मिनिमम और मैक्सिमम लेवलिंग अगर निकालनी है, तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में हम केवल वाटर का अमाउंट ही ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास X% ओलियम होता है, तो इसके 100 ग्राम सैंपल में जो हमारे अलाउड है वो X-100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करना अलाउड है। इससे हमें प्योर H2SO4 मिल जाता है। ये तो लेवलिंग होती है वॉल्यूम की। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर। द पॉइंट इज हम जितना मैक्सिमम वाटर ऐड कर सकते हैं वो मैक्सिमम लेवलिंग ले जाएगा, और जितना मिनिमम वाटर ऐड कर सकते हैं उससे मिनिमम लेवलिंग आ जाएगी। कितना मिनिमम वाटर ऐड कर सकते हैं, तो मिनिमम वाटर एडेड अब जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप पहले प्योर H2SO4 ले लो। तो अगर X-100 जीरो करेंगे हम, तो इसका मतलब मिनिमम लेवलिंग कितनी आ जाएगी, 100%। अब ये इसलिए कंफ्यूजिंग है, वैसे तो बहुत सीधी बात है, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, बट आप पहली बार ऐसा परसेंटेज पढ़ रहे हो जिसकी मिनिमम वैल्यू 100 होती है। सो डोंट कंफ्यूज विद द परसेंटेज। परसेंटेज लेवलिंग नोटेशन है यहाँ पे, इट इज हैज नथिंग टू डू विद द परसेंटेज। सो X% लेवलिंग यहाँ पे जो है वो 100% मिनिमम लेवलिंग है। तो जो मिनिमम लेवलिंग ऑफ ओलियम आ रही है वो 100% है, बट ये ओलियम नहीं है, बिकॉज दिस 100% इज प्योर H2SO4। तो ओलियम की लेवलिंग 100 के ऊपर जितनी भी रखोगे वो इसकी लेवलिंग आएगी। तो इक्वालिटी नहीं लिखेंगे यहाँ पे लेवलिंग में। 100% मिनिमम लेवलिंग है, बट इट इज नॉट इक्वल, बिकॉज 100% लेवलिंग का मतलब हुआ प्योर H2SO4। अब अगर मैक्सिमम लेवलिंग निकालनी है, तो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वाटर कितना ऐड कर सकते हैं, तब हम प्योर SO3 ले लें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कब ऐड कर सकते हैं, जब प्योर SO3 ले लें, क्योंकि वाटर कहाँ कंज्यूम होता है, SO3 के साथ। तो अगर हम 100 ग्राम ओलियम में पूरा 100 ग्राम SO3 ले लें, दैट इज प्योर SO3, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा वो कितना ऐड करना पड़ेगा, इसके मोल्स निकालेंगे तो आ जाएगा 100/80 मोल्स। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा वो 100/80 मोल्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड जो होगा हमारे पास वो आ सकता है 100/80 इंटू 18 ग्राम। इससे ज़्यादा वाटर नहीं ऐड कर सकते आप फॉर 100 ग्राम ऑफ सैंपल।
फॉर 100 ग्राम ऑफ सैंपल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड कर सकते हो दैट इज 100/18 टू 18 ग्राम, और इसी को x माइनस 100 के इक्वल कर दो तो मैक्सिमम लेवलिंग आ जाएगी। तो मैक्सिमम लेवलिंग के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाला दैट इज 22.5 ग्राम, उसको x माइनस 100 के इक्वल करो तो मैक्सिमम लेवलिंग ऑफ ओलियम आ जाएगी 122.5%। इसका मतलब जो हमारा ओलियम होगा उसकी लेवलिंग 100% से ज़्यादा होगी और 122.5% से कम होगी, और दोनों ही जगह इक्वालिटी नहीं लगा सकते। वाई इक्वलिटी इज़ नॉट अप्लाइड बिकॉज यहाँ पे जब आप 100% लेवलिंग लिख रहे हैं तो ये प्योर H2SO4 है, दिस इज़ नॉट ओलियम। इसके बाद इसमें SO3 डिजोल्व करेंगे तो ओलियम बनेगा, और ये जो 122.5% लिख रहे हैं ये प्योर SO3 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओलियम। इसके जस्ट पहले वाला सोल्यूशन जो है उसको ओलियम बोलेंगे। तो जो ओलियम की लेवलिंग बनेगी वो 100% से लेके 122.5% के बीच में होगी, बट इसमें 100% और 122.5% दोनों इंक्लूडेड नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे इक्वालिटी नहीं है, ओपन ब्रैकेट वाला केस है। मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूडेड, दोनों कॉन्सेंट्रेशन अपर और लोअर लिमिट है, बट दे बोथ द कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज यहाँ पे 100% का मतलब हुआ प्योर H2SO4 और 122.5% का मतलब हुआ प्योर SO3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल इफ H2SO4 एंड SO3 आर इक्विमोलर इन इट। तो आप देखो दोनों का अब मोल सेम कर दिया गया है, तो हमने H2SO4 एंड SO3 और लेट से A मोल ईच। तो यहाँ से जो मास ऑफ ओलियम आएगा पहले वो लिखिए सबसे पहले। तो मास ऑफ ओलियम हमारे लिए हो जाएगा कितना, A इंटू 98 प्लस A इंटू 80। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ ओलियम सैंपल हो गया। अब इस मास ऑफ ओलियम सैंपल में जो SO3 है वो A मोल है, तो अगर इसमें हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा तो वो हमें A मोल ही ऐड करना पड़ेगा। तो रिएक्शन के हिसाब से SO3 प्लस वाटर इज H2SO4, तो अगर इसके A मोल्स हैं तो वाटर भी A मोल ऐड करेंगे। सो अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड to get pure H2SO4 from oleum ये हो जाएगा 18 है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 100 ग्राम ओलियम सैंपल होता है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू गेट प्योर H2SO4 फ्रॉम ओलियम विल बी 18 है। अब अगर 100 ग्राम ओलियम सैंपल होता तो उसमें x माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करते हैं। अभी 178 ग्राम ओलियम सैंपल है तो उसमें 18 वाटर ऐड किया है, तो 100 के लिए कितना ऐड करेंगे ये कैलकुलेट कर लो। तो वी कैन राइट सिंस फॉर 178 ग्राम ओलियम water added is 18 ग्राम। therefore 100 ग्राम ओलियम सैंपल अगर होता तो कितना वाटर ऐड करते हैं, तो 100 ग्राम ओलियम सैंपल में जो वाटर एडेड अप होता ये वैल्यू आ जाएगी 18A डिवाइडेड बाय 178A इंटू 100। और लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से ये वैल्यू कितनी होती है, x माइनस 100। सो x माइनस 100 विल बी इक्वल टू 18A बाय 178 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू लिखनी है, ये मैंने बताया आपको 111.2 लिख लो, अगर राउंड ऑफ करके लिख लो। एग्जैक्ट लिखना है तो 110.11 है इस वाले। दिस कम्स आउट टू बी 110.11। एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लो फिर बताओ आंसर। आपका आंसर सॉल्व हो गया 110.11%। वैसे एक और क्वेश्चन लिखो फाइंड द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल इफ H2SO4 एंड SO3 हैव इक्वल मासेस इन इट। पहले एक भी मोलर था, अभी इक्वल मास कर दिया है, कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है।
अब आप क्या कर सकते हो कि अगर पहले ही 100 ग्राम ओलियम ले लो तो उसमें 50 ग्राम H2SO4 हो गया, 50 ग्राम SO3 हो गया। सो इन 100 ग्राम ओलियम 50 ग्राम H2SO4 एंड 50 ग्राम SO3 हो गया। ये इक्वल मासेस दिए। तो अब यहाँ से परसेंटेज लेवलिंग निकालेंगे तो आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो परसेंटेज लेवलिंग निकालेंगे तो 50 ग्राम SO3 है, तो 50 ग्राम SO3 के जो वाटर रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? उसके मोल्स निकालो पहले, तो इट बिकम्स 50/80 मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, और इतने मोल वाटर हो गया तो इसमें 18 मल्टीप्लाई कर लो, ये अमाउंट ऑफ वाटर हो गया प्लस 100 कर दो। अगर ऐसे डायरेक्ट लिखना है तो ये भी एक तरीका है। ऐसे नहीं करना है तो फिर मैंने आपको रास्ता बताया, पहले अमाउंट ऑफ वाटर निकालो, फिर उसको x-100 के इक्वल करो और आंसर आ जाएगा। तो बोथ द वेज आर देयर, जिससे कन्वीनियंट रहे आप उससे करके देखो। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या करा हमने? अगर 50 ग्राम SO3 है तो SO3 के मोल्स कितने हुए? 50/80। जितने मोल SO3 रिक्वायर्ड है उतने ही मोल वाटर रिक्वायर्ड होगा। वाटर रिक्वायर्ड कितना हुआ? 50/80 इंटू 18। 100 ग्राम वॉल्यूम में वाटर एडेड अब कितना हुआ? 50/80 इंटू 18। इसको x-100 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/80 इंटू 18 प्लस 100। ये आपकी नई लेवलिंग आ जाएगी। समझ आएगा कॉन्सेप्ट? इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। आपकी बारी 111.25 समथिंग आ जाएगी। नई लेवलिंग लिखेंगे तो 111.25% आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आपकी नई लेवलिंग होगी। ओके, सो इट इज 111.25% आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In 100 gram of 109% oleum sample, 4.5 gram of water is added and find the percentage leveling of new oleum sample. अब देखो क्या कर रहे हैं हम। फिर से देखो प्रोसेस क्या है कि अगर हमने 100 ग्राम ओलियम सैंपल लिया हुआ है तो इसमें अगर हम 9 ग्राम वाटर ऐड करते हैं तो इससे 109 ग्राम प्योर H2SO4 बनता है। यही 109% लेवलिंग का मतलब होता है, राइट? बट एक्चुअली में हमने क्या करा है, इसका आधा वाटर ऐड किया है। तो अगर 100 ग्राम ऑफ ओलियम में आपने 4.5 ग्राम वाटर ऐड किया, इससे हमारे पास जो सैंपल बना वो बना 104.5 ग्राम ओलियम फिर से, जिसकी लेवलिंग आपसे पूछी गई है। लेकिन हम एक चीज़ सर्टेनिटी से जानते हैं कि इस 104.5 ग्राम ओलियम में अगर फर्दर 4.5 ग्राम वाटर ऐड कर दें तो ये 109 ग्राम प्योर H2SO4 बनाएगा। बट यू नो लेवलिंग इज फॉर 100 ग्राम ऑफ सैंपल। इसका मतलब 104.5 ग्राम ओलियम में 4.5 ग्राम वाटर ऐड करने से प्योर H2SO4 बन रहा है। तो अगर हम लेटेस्ट से 100 ग्राम ऑफ सैंपल लें इसका तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? तो सिंपली यूनिटरी मेथड लगा लो। सो फॉर 100 ग्राम न्यू वॉल्यूम सैंपल, for 100 gram of new volume sample, water needed to get pure H2SO4, water needed to get pure H2SO4 will be equal to 104.5 ग्राम के लिए 4.5 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 100 के लिए कितना होगा? 4.5 इंटू 104.5 इंटू 100 ग्राम। और जो 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम के लिए अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड होता है उसी को x-100 के इक्वल कर देते हैं। हमारे रूल के हिसाब से x-100 की वैल्यू 4.5 इंटू 100/104.5 आ जाएगा। यहाँ से नई लेवलिंग आपके पास जो आएगी दैट इज x इज इक्वल टू 100 प्लस 1 प्लस 4.5/104.5। ये आपकी नई लेवलिंग आ जाएगी।
तो सॉल्व करके बस रिपोर्ट कर दीजिए आंसर। तो आप जैसे देखो ओलियम की लेवलिंग रिपोर्ट करते हैं, वैसे ही इस चीज़ को हम लोग और भी एसिड्स के साथ कर सकते हैं। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि SO3 और H2SO4 में खास बात क्या थी कि जो SO3 है वो H2SO4 का एनहाइड्राइड है। तो आप इसी चीज़ को थोड़ा जनरलाइज करते हैं, मतलब इसमें थोड़ी इनऑर्गेनिक इनकॉर्पोरेट कर दें, तो हर एसिड और एनहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन की लेवलिंग इसी तरीके से लिखी जा सकती है। तो मैं आपको दो एग्जांपल्स और बताता हूँ इसी तरीके के। टेक्निक तो समझ में आया। तो N2O5 एंड वाटर को जो रिएक्ट करा के HNO3 बना रहे हैं, रिएक्शन दी हुई है N2O5 plus water gives 2HNO3. The concentration of mixture of HNO3 and N2O5 can be expressed similar to oleum. Answer the following question. So it's given percentage leveling of a mixture containing 23 gram of HNO3 and 27 gram of N2O5. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जनरलाइज करने का तरीका क्या हुआ? जनरलाइज करने का तरीका यह हुआ कि कोई भी एसिड और उसका एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन अगर ले लिया जाए तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ओलियम लेवलिंग की तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें डील करना है तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर हम इस मिक्सचर का 100 ग्राम लेंगे तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाएगा उसको लेवलिंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो फिर से अगर वही टेक्निक फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन है N2O5 प्लस वाटर गिव्स 2HNO3। ठीक है, अब यहाँ से बैलेंसिंग से कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम मास से बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं तो उसमें 100 माइनस x ग्राम वाटर ऐड करते हैं तो उससे एग्जैक्टली x ग्राम ऑफ प्योर HNO3 मिलेगा। लॉजिक ये हो गया यहाँ पे। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है हमें अपने तरीके से, तो कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करने का क्या तरीका हुआ यहाँ पे कि अगर हम 100 ग्राम मिक्सचर लेंगे, तो इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर इन 100 ग्राम मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब आपके पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ N2O5 प्लस HNO3 है उसमें x माइनस 100 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो उससे x ग्राम प्योर HNO3 मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही था। अगर हम इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में x माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो x ग्राम ऑफ प्योर HNO3 मिलना चाहिए। ये वाई लेवलिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो रिएक्शन क्या हुई कि आपने x माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया हुआ। ठीक है, तो अगर इसके मोल्स निकाल लोगे तो कितने आ जाएंगे? x माइनस 100/18। जितने मोल आप वाटर ऐड कर रहे हो उतने मोल N2O5 ऐड करेंगे। ये इसके मोल्स आ गए। इस मोल्स को किसके इक्वेट कर देंगे? अमाउंट ऑफ N2O5 के। यहाँ पे जो x% है वो उसकी लेवलिंग हो जाएगी। समझ आ गई बात? नहीं टेक्निक तो यही लगेगी। तो अगर ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपको अमाउंट ऑफ N2O5 पता चला 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में, राइट? तो यहाँ से हम लोग x कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया रखा है आपको, 23 ग्राम HNO3 एंड 27 ग्राम ऑफ N2O5। दोनों को ऐड करके देख लो तो टोटल मास कितना दिया हुआ? 50 ग्राम। यानी कि हमको उसका डबल लेना पड़ेगा। तो अगर हम 100 ग्राम मिक्सचर लेंगे तो उसमें N2O5 कितना हो गया? 54 ग्राम। तो उसको इक्वेट कर दो यहाँ से। So for x% mixture of 100 gram sample, amount of N2O5 will be equal to how much? X minus 100/18 into molecular mass of N2O5 निकालो कितना आ रहा है? 108। ठीक है, और ये वैल्यू देखो अपने को दे रखी है 27 × 2। 27 ग्राम 50 ग्राम मिक्सचर में 100 ग्राम मिक्सचर में उसका डबल कर देंगे। यहाँ से आपको सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। सॉल्व एक्स फॉर्म में ये आपकी लेवलिंग आ जाएगी। अब देखो इसी चीज़ को जनरलाइज किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी एसिड और एनहाइड्राइड के कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। अगले केस में देखो हमने H3PO4 और P4O10 ले लिया है। So it's given similar to the percentage labeling of oleum, a mixture of S3PO4 and P4O10 is labeled as X plus 100%, where X is the maximum mass of water which can react with P4O10। तो आप देखो थोड़ा सा लिखने का तरीका बदला। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले अमाउंट ऑफ वाटर को X माइनस 100 लिख रहे थे। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड अब कितना था, X माइनस 100। अभी उसने बोल दिया कि जो लेवलिंग ही है वही 100 प्लस X कर दिया है, तो जो X है वो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड हो गया डायरेक्टली। So where X is the maximum mass of water which can react with P4O10 present in 100 gram of mixture of S3PO4 and P4O10. If such mixture is labeled as 127% mass of P4O10 in 100 gram of mixture is, देखो फिर से वही लॉजिक हो जाएगा। पहले तो इसकी फिर से इक्वेशन लिख लो। तो अब की बार इक्वेशन से क्या होगा, P4O10 की रिएक्शन लिखेंगे 6 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करके ये 4 मोल्स ऑफ S3PO4 बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अगर हमारे पास जो लेवलिंग है वो दे रखी है 127% लेवलिंग, तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 100 ग्राम मिक्सचर, फॉर 100 ग्राम मिक्सचर 27 ग्राम वाटर नीडेड। फॉर 100 ग्राम मिक्सचर 27 ग्राम वाटर नीडेड टू गेट प्योर H3PO4। बस इंटरप्रिटेशन अगर आप समझ जाओगे तो फिर बहुत आसान सवाल होता है। फॉर 100 ग्राम मिक्सचर 27 ग्राम वाटर नीडेड टू गेट प्योर H2 प्योर H3PO4 है। यही टेक्निकल कंडीशन हुई। बस अब P4O10 का अमाउंट निकाल लें। तो यहाँ से पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गया अपने पास 27/18। यहाँ से मोल्स ऑफ P4O10 निकालो। तो क्वेश्चन में देखो 1 मोल P4O10 से 6 मोल वाटर रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो 1 मोल वाटर से जो जो P4O10 रिएक्ट करेगा वो 1/6 मोल रिएक्ट करेगा। दिस इज 1/6 इंटू 27/18 और यहाँ से मास ऑफ P4O10 निकाल लो। So mass of P4O10 in 100 gram of mixture। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास ऑफ P4O10 निकाला किसी ने करो, मोलर मास ऑफ P4O10 निकाल लो, 284 आ जाएगा। दिस इज 1/6 इंटू 27/18 इंटू 284। ये सॉल्व करके आप आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 71 ग्राम आंसर रिपोर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 8। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो मतलब हम इस चीज़ को किसी भी एसिड और उसके एनाइट्राइड के कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को अगर जनरलाइज करके लिखा जाए तो जो लेबलिंग है, लेबलिंग ऑफ ओलियम कैन बी यूज्ड फॉर एनी एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन। तो इसी चीज़ को जनरलाइज करके समझे हम लोग। सो हेंस लेबलिंग ऑफ ओलियम कैन बी यूज्ड फॉर एनी एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन। तो किसी भी एसिड और उसके एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो जैसे अगर आपने थोड़ा सा एक दो केस लिखो यहाँ पे, एक एसिड लिख लो और उसके एनहाइड्राइड लिख लो। एनहाइड्राइड का मतलब होता है एसिड में से वाटर रिमूव करने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है। तो अगर हमने सबसे पहले H2SO4 लिया तो उसका एनहाइड्राइड SO3 था। दूसरा केस देखो HNO3 लिया, इसका एनहाइड्राइड N2O5 था। अभी तीसरा केस H3PO4 लिया, इसका एनहाइड्राइड P4O10 था। तो हमने इस चीज़ को जनरलाइज कर रखा है। ऐसे आप कोई भी एसिड लेते चले जाओ, उसके एनहाइड्राइड केस को अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई बात। सो फॉर एनी एसिड एंड एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन इट विल वर्क। जैसे अगला केस लेने तो HClO4 ले लो, Cl2O7 के लिए यूज़ कर लेंगे इसको।
ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी एसिड एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन दिस कैन बी यूज एन ए स्पेशल यूनिट। कॉमनली इट इज फॉर ओलियम, बट हम क्वेश्चन बनाते टाइम इसको किसी भी एसिड और उसके एनहाइड्राइड कॉम्बिनेशन से रिलेट करके सवाल बना सकते हैं। टेक्निक सिंपल है, 100 ग्राम मिक्सचर लेना है। उस 100 ग्राम मिक्सचर में जितने ग्राम ऑफ वाटर ऐड करेंगे उसको बाद में 100 में ऐड कर देते हैं, तो हमारी नई लेवलिंग आ जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में x माइनस 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर ऐड करने से x ग्राम ऑफ प्योर मिक्सचर बनता है। दिस इज द टेक्निक। बस ये रूल अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेवेंट डील कर पाओगे। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। This concentration basically we use for the bleaches which are based on hypohalite system. तो सबसे पहले पॉइंट में यही लिखे, it is the concentration term, yeah, it is the concentration unit, it is the concentration unit, it is the concentration unit used for, it is a concentration unit used for so it is the concentration unit used for hypohalite based bleaches, used for hypohalite या स्पेसिफिक केस लिखे तो हाइपोक्लोराइट हो गया। सो हाइपो हाईलाइट या उसका स्पेशल केस लिखेंगे तो हाइपोक्लोराइट बेस्ड ब्लीचेस। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर्स यूज करते हैं उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज OCl माइनस। तो जैसे अगर सबसे सिंपल एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो हम लोग जो कॉमनली ब्लीचेस यूज करते हैं दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दैट इज CaOCl2। CaOCl2 में कैल्शियम 2+ आयन है, क्लोराइड आयन है और OCl माइनस आयन है। तो उसमें जो ब्लीचिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ OCl माइनस। जो OCl माइनस है इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। तो ऐसे ब्लीचेस जिसमें हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से ब्लीच होती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। टेक्निकल टर्म यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप देखो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन है वो उसके ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, उसमें क्लोराइड आयन का कोई रोल नहीं होता। तो इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए, हियर bleaching action is due to oxidizing power of the oxidizing property of hypohalite। ठीक है। तो अगर रिएक्शन के टर्म में समझाऊं तो ये OCl माइनस जो है ब्लीच करते टाइम दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा और सेल्फ रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पावर अगर चेक करेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1 से -1 गई है। यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट करेंगे वो 2 यूनिट रिपोर्ट करेंगे, यानी कि इसका अगर एन फैक्टर लिखोगे आप तो वो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट +1 से -1 में चेंज होती है। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करने का तरीका ये है कि 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से किसी सब्सटेंस का जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही ऑक्सीडेशन कराने के लिए कितने ग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी, दैट इज रिफर्ड एज परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन। तो आप अगर इस चीज को लिखना है तो लिखिए परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन is the amount of chlorine required, is the amount of chlorine required for the oxidation of a substance, for the oxidation of a substance
percentage available chlorine is the amount of chlorine required for oxidation of a substance which is oxidized by, yeah, which is exactly oxidized by which is exactly oxidized by 100 gram of hypohalite ion या hypochlorite ion, अगर हम इसी सैंपल की बात करें। सो 100 ग्राम ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन, या बेटर टू से जो हाइपोक्लोराइट आयन जिस सैंपल में प्रेजेंट है उतना ही ब्लीच ले लो, तो बेटर रहेगा 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मतलब आप जिस सैंपल के लिए परसेंटेज ऑफ एवोलेबल क्लोरीन चेक कर रहे हैं, उस सैंपल के 100 ग्राम से जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, एग्जैक्टली उतना ही ऑक्सीडेशन कराने के लिए जितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आप ब्लीचिंग पाउडर में जानते हो मेन कंपोनेंट ऑक्सीडेशन के क्या है, OCl माइनस। तो अब जब क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन की तरह यूज करेंगे, तो क्लोरीन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा तो ये रिड्यूस होकर जाएगा Cl माइनस में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है, आप जरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज कि जैसे मान लो हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया जिसकी हाइपोहैलाइड आयन से रिएक्शन करा रहे हैं या क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जितना भी सब्सटेंस हमने हाइपोहैलाइड आयन से ऑक्सीडाइज कराया, एक्जैक्टली उतना ही ऑक्सीडेशन क्लोरीन से कराना है। दिस इज द लॉजिक। बस ये चीज जैसे ही आपने मैनेज कर ली, तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या हमारी परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन है। ठीक है, तो आप देखो, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाओ इस प्रोसीजर को। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक हाइपोहैलाइड आयन लिया OCl माइनस, इसको आयोडीन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज किया, या बेटर से आयोडीन नहीं बताऊँ, KI को ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज किया। तो इस हाइपोहैलाइड आयन की रिएक्शन KI से कराई हमने सबसे पहले, और इस प्रोसेस से आयोडीन फॉर्म हुआ और OCl माइनस ब्रेक होके गया Cl माइनस में। ठीक है, अब यहाँ जो आयोडीन बना फर्दर, उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइपो सोल्यूशन से Na2H2O3 से, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हाइपो। और इसको फिर हम लोग आयोडीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर I माइनस में, और हाइपो सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है Na2H4O6 में। ठीक है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगता है, अब यही ऑक्सीडेशन हमें क्लोरीन से कराना है, तो सेम ऑक्सीडेशन क्लोरीन के केस में भी KI से कराएंगे, तो वही I2 और Cl माइनस बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो है हमारे लिए, वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन के इक्वल होगा, क्योंकि इस हाइपो ने एग्जैक्टली इस आयोडीन को न्यूट्रलाइज किया हुआ। तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो हमने यूज करा टू न्यूट्रलाइज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आयोडीन, सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। और जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन है हमारे पास, वो एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, KI से। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KI के, और KI जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ OCl माइनस के इक्वल होगा, तो इसी को डायरेक्टली इक्वेट कर देते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ OCl माइनस को। राइट, और जितना हाइपोक्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज करना है, उतनी क्लोरीन यूज करनी है, तो इसी को मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन को इक्वल करा देते हैं, और यहाँ से परसेंटेज ऑफ अवेलेबल प्रोटीन कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, so now write down a question. 5 gram of bleaching powder was suspended in water and volume made up to half a liter. 20 ml of this suspension when acidified with acetic acid and treated with excess of potassium iodide solution liberated iodine, which required 20 ml of Deci normal hypo solution for titration. Calculate percentage of available chlorine in bleaching powder. ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेप में देखो हमने निकाला मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ
हाइपो, जो हमने डेसी नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन यूज किया हुआ है, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करके निकाल रहे हैं। तो पहला स्टेप हुआ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, वो यूज हो रहा है 20 ml, डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 यानी 2 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली 20 ml ऑफ सस्पेंशन को एसिडिफाइड कर रही है, जबकि हमारा स्टार्टिंग सोल्यूशन कितना है, हाफ लीटर। तो दिस इज फॉर 20 ml सैंपल। यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग सैंपल है उसका 20 ml था, उसको एक्सेस ऑफ के से रिएक्ट कराया, के से रिएक्ट कराने के बाद फिर उसको आयोडीन बनाया, आयोडीन को डेसी नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन से रिएक्ट कराया, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो जो हमारे यूज हो रहे हैं 2 मिली इक्विवेलेंट्स, वो 20 ml सैंपल के लिए हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल सैंपल कितना है, हाफ लीटर। तो अगर इसी चीज को हम लोग मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो जो है हम लोग निकालेंगे फॉर 500 ml सैंपल, तो ये आ जाएगा 2/20 इंटू 500 है फॉर 500 सैंपल। ठीक है, अब जितने मिली इक्विवेलेंट्स हाइपो यूज हुआ एक्चुअली उतने ही मिली इक्विवेलेंट क्लोरीन यूज होगी। सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन यूज्ड भी इतना ही आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा ब्लीचिंग पाउडर कितना यूज हो रहा है, 5 ग्राम। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, जबकि हमें कैलकुलेट कितने के लिए करना होता है, 100 के लिए। 5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे तो कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे, तो जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन नीडेड होगा वो आ जाएगा 50 इंटू 100/5, ये आपके इक्विवेलेंट टू, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बस यही हमारा परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगा, इसका अमाउंट लिख लेना है बस। सो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन अगर लिखेंगे तो ये अमाउंट ऑफ क्लोरीन बस निकालना है। आप डेफिनेशन देख लो मैंने क्या लिखवाया था, इट इज द sorry मैंने लिखवाया था परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज एक्जेक्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का आउटकम निकाल लिया हमने, उसके लिए कितनी क्लोरीन रिक्वायर्ड है वो निकाल देना है। तो क्लोरीन के मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, तो उसको पहले इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लो, तो 50 इंटू 100/5 इंटू 10⁻³ इतने इक्विवेलेंट्स हो गए। ठीक है, और इक्विवेलेंट्स में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इक्विवेलेंट्स के लिए अब बस सीधे इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज 71/2, क्योंकि क्लोरीन का एन फैक्टर 2 था, आपको देखो ये पहले ही निकाल दिखाया था, एन फैक्टर फॉर क्लोरीन इज 2, राइट। तो हमने सीधे सीधे क्या करा, क्लोरीन का अमाउंट निकाल लिया, तो जो मिली इक्विवेलेंट थे उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और बाद में इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका मास आ गया। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए। समझ गया ना कॉन्सेप्ट। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दो स्टेप में सॉल्व कर लो, पहले जो मिली इक्विवेलेंट्स आए उससे मिली मोल्स निकालो, बाद में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज आल्सो सेम वैल्यू। ये समझ गया ना 71/2 क्यों लिखा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ अलग से लिख लो नीचे, सिंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, क्योंकि उसका एन फैक्टर 2 है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन आ गया, जो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन जो आएगा सॉल्व होके तो आपका 35.5% आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 35.5%। तो मतलब जहाँ पे 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीडेशन के लिए, सेम ऑक्सीडेशन हम 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से करवा देंगे। यहाँ से आपका परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन जो है वो 35.5% आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 आएगा, एन फैक्टर्स का 2 है। ठीक है, डन।